हेलो स्टूडेंट, परफेक्ट टीचिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको क्लास 9 और क्लास 10 के मैथ्स की क्लासेस देखने को मिलेंगे। ये क्लासेस स्पेसिफिक रूप से एनसीईआरटी बुक से रिलेट करेंगे। आज ये सीरीज की पहली क्लास होगी जिसमें हम क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट यानी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में डिटेल से समझेंगे। ये जो क्लासेस हैं आपको बाइलिंगुअल मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। इन क्लासेस के माध्यम से हमारा मिशन रहेगा 100 आउट ऑफ 100 लेके आना अपने मैथ्स में। तो चलिए अपनी सीरीज की शुरुआत करते हैं, अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे संख्या के बारे में, संख्या के कुछ प्रकार हैं उनके बारे में, फिर हम डिटेल में समझेंगे प्रीमेय संख्या को। देखिए, जो प्रीमेय संख्या है वो चैप्टर फर्स्ट का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो हमारा क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें जो प्रीमेय संख्याएं हैं वो मेन टॉपिक है। लेकिन प्रीमेय संख्या को समझने के लिए हमने जो 6, 7, 8 में अपने नंबर्स पढ़े हैं उनके बारे में भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो इन क्लासेस में आपको ये बेसिक के साथ साथ क्लास 9 का एक एडवांस लेवल तक कराया जाएगा, जिससे कि आपकी जो नींव है वो मजबूत हो सके। और फिर उसके बाद हम करेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन। हमारी वीडियो की शुरुआत होती है सबसे पहले संख्या प्रणाली से। हम ये जानेंगे कि संख्या प्रणाली क्या है। संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम। देखिए, जब हम गणित की बात करते हैं तो हमारे पास नंबर्स ही हैं, मतलब जो गणित का आधार है वो नंबर्स है। नंबर्स को के बारे में ही हम जब मैथ्स की बात करते हैं तो समझते हैं। अब इतने सारे नंबर्स हैं, उनको हमने एक अरेंजमेंट दे रखे हैं, यानी मतलब उनको एक अरेंज पैटर्न में अरेंज कर रखा है, जिससे क्या होगा कि जो भी हमारी संख्याएं हैं, इतनी संख्याओं को याद करना, उनके एक एक कैरेक्टर को याद करना आसान नहीं है। तो हमने क्या किया कि संख्याओं को ना उनके गुण के हिसाब से या उनकी विशेषताओं के हिसाब से अलग अलग पार्ट में या अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया, ताकि जिससे हम उनको आसानी से या किसी भी संख्या की हम पहचान कर पाए कि किस प्रकार की संख्या है। इसी संख्या में सबसे पहले जो सीरीज आती है वो है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो सबसे पहले एक डिनोशन लेटर होता है जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। देखिए, जो कैपिटल एन से डिनोट करने वाली बात है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सेम रहेगा, दोनों में ही हम कैपिटल एन से ही डिनोट करेंगे। जब हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं, देखिए, जब भी हम किसी को बोलते हैं कि भाई काउंटिंग करो, तो वो बंदा क्या करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, मतलब एक से शुरुआत करता है। जब हम बोलते हैं कि क्लास में कितने बच्चे हैं गिन के बताओ, तो हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही काउंटिंग करते हैं। मतलब हम शुरुआत अपनी कहाँ से कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं। हम किसी भी संख्या को मतलब किसी भी नंबर ऑफ ग्रुप्स को गिनने के लिए हम 1 का यूज कर रहे हैं। शुरुआत मतलब 1 से कर रहे हैं, कभी भी हम 0 से 100 से 50 से नहीं करते। तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत भी हमारी हमेशा 1 से होती है। और कहाँ तक जाती है, हम इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब अनंत तक जाते हैं। ठीक है, ये बात हुई हमारे नेचुरल नंबर्स की, हमारी प्राकृतिक संख्याओं की। इसके बाद हमें रियलाइज होता है कि भाई हमने इसमें 0 को ऐड नहीं किया। 0 भी हमारी संख्याओं का एक अहम हिस्सा है। तो फिर हमने एक और टाइप बनाया जिसमें हमने 0 को भी ऐड कर दिया, और उसको बोला हमने पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। मतलब एक तरह से हमने पूर्ण संख्याएं बोल दिया कि ये पूरी हो गई। क्या करके, इसको देखो, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। जब हम नेचुरल नंबर में 0 प्लस कर देते हैं तो हमारे होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। समझ आई इतनी बात। अब हमें लगा कि भाई हमारी संख्याएं कंप्लीट हो गई, हमने 0 को भी ऐड कर दिया। फिर हमें रियलाइज होता है जब भी टेम्परेचर की बात आती है कि भाई टेम्परेचर तो हमारा सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स में नहीं, नेगेटिव नंबर में भी होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पॉजिटिव नंबर्स आए और 0 आई, नेगेटिव नंबर तो हमारे रह गए। जब भी हम अपने फ्रीजर पे देखते हैं तो वहां पे टेम्परेचर लिखा होता है -3 -4 -5। वो माइनस नंबर कहाँ गए, वो तो हमने ऐड ही नहीं किए। फिर हमने एक और टाइप बनाया जिसको हम इंटीजर्स यानी पूर्णांक बोल देते हैं। दिस इज अवर इंटीजर, मतलब पूर्णांक। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। कैपिटल Z का मतलब होते हैं जेलन, मतलब काउंट, टू काउंट।
इसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं, इसमें हम नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो को ऐड करते हैं, यानी ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और जीरो। इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ठीक है भाई, हमने अपनी नेगेटिव भी ऐड कर ली, हमने अपनी पॉजिटिव भी ऐड कर ली, हमने अपनी जीरो भी ऐड कर ली। क्या इसके बाद भी कोई नंबर्स रह गए? तो आप बोलोगे बिल्कुल जी, जो हमारे ये फ्रैक्शन नंबर हैं, यानी जो हमारे भिन्न हैं, जो हमारी बटे वाली संख्याएं हैं, वो तो हमने कहीं पे भी यूज, जबकि हम उन्हें 4th या 5th क्लास से ही पढ़ने लग जाते हैं। ठीक बात। तो फिर हमने एक और ग्रुप बनाया जिसमें हमने प्रीमिय संख्या, मतलब जिसमें हमने फ्रैक्शन को ऐड किया और वो बन गई हमारी प्रीमिय संख्या, यानी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। इसमें क्या आएगा, हमारे फ्रैक्शन आ जाएंगे और हमारे सभी के सभी इंटीजर्स आ जाएंगे, सभी पूर्णांक आ जाएंगे। तो फ्रैक्शन, जब हम इंटीजर में फ्रैक्शन मिला देते हैं, जब हम पूर्णांक संख्याओं में भिन्न मिला देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्रीमिय संख्याएं या रैशनल नंबर मिलते हैं। ये तो हो गई समझने वाली बात, छोटी क्लास की बात। लेकिन हम हो गए हैं अभी 9th में, 9th के हिसाब से भी पढ़ना पड़ेगा। तो 9th में हमारी प्रीमिय संख्या के लिए एक डेफिनेशन जो हमें ये बताती है कि कोई भी पर्टिकुलर संख्या, कोई भी एक संख्या जिसको हम ये बता सकते हैं कि ये प्रीमिय संख्या है या नहीं, उस डेफिनेशन का यूज करके। ठीक है, चलिए कैसे, क्या है डेफिनेशन, आइए पढ़ते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा गया है या लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है, पूर्णांक यानी इंटीजर है, और जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 है, उन्हीं संख्याओं को हम प्रीमिय संख्या कहते हैं। एक बार इंग्लिश में भी देखिए, नंबर्स written in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। आया इतना। ये 3 कंडीशन दे रखी इसमें हमें, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कोई भी पर्टिकुलर संख्या प्रीमिय संख्या है या नहीं। आइए उन संख्याओं को देखते हैं। देखिए, प्रीमिय संख्या इसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू। अब जो हमने परिभाषा पढ़ी, जो हमने डेफिनेशन पढ़े, उसमें हमें 3 शर्तें दी गई हैं। पहला कि भाई कोई भी संख्या है वो p/q के रूप में होनी चाहिए। ये p/q क्या बला है, देखिए p/q कुछ नहीं, अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझना चाहो तो फ्रैक्शन की फॉर्म बननी चाहिए, ये बटे वाली फॉर्म बननी चाहिए। कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं, अगर वो ऐसे बटे वाली फॉर्म, जरूर नहीं 1/2 ही, मतलब उसमें कुछ भी हो, 1/1 भी, ठीक है, मतलब ये फ्रैक्शन वाली फॉर्म बनानी चाहिए। अगर वो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं उस संख्या को हम, तो वो p/q की का रूप मानी जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या कि ये जो p और q है, p और q मतलब देखिए, जब हमने फ्रैक्शन में लिखा तो ये क्या बन गए हमारे, एक हमारा हर बन गया, एक हमारा अंश बन गया। ठीक है, मतलब एक हमारा न्यूमरेटर बन गया, एक हमारा डिनोमिनेटर बन गया। तो ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, ये हमारे इंटीजर होने चाहिए, मतलब हमारे पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पे जो भी संख्याएं होंगी वो इंटीजर होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारा क्यू है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो हमने लिखा ना p/q, तो ये जो क्यू है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है जो इंटीजर्स का पार्ट हो। तो ये 3 कंडीशन अगर कोई भी संख्या सेटिस्फाई कर देती है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है, संतुष्ट कर देती है, तो वो संख्या हमारी प्रीमिय संख्या बन जाएगी। कैसे, देखिए, जैसे मैं बोलती हूं कि भाई बताओ 3 एक प्रीमिय संख्या है या नहीं, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपनी तीनों कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहली कंडीशन है p/q का रूप होना चाहिए। तो अभी तो ये नहीं है p/q का रूप, लेकिन हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा देंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस संख्या का, लेकिन हमारा काम चल जाएगा। हमारा काम कैसे चलेगा कि भाई अब ये p/q की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई 3 को हम 3/1, 3/1 लिख सकते हैं, उससे 3 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म बन जाएगी। एक कंडीशन पूरी हो गई हमारी। दूसरा इन्होंने बोला कि जो p और q है वो पूर्णांक होनी चाहिए, मतलब इंटीजर होनी चाहिए। अब यहाँ पे p 3 है और q हमारा 1 है, तो देखिए क्या 3 इंटीजर में आता है। हमने इंटीजर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और 0 भी आते हैं।
तो 3 तो पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये इंटीजर में आता है। 1 भी पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये भी इंटीजर में आता है। इसका मतलब यहाँ पे P और Q पूर्णांक है, इंटीजर है। दूसरी कंडीशन भी भाई हमारी पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन है हमारी कि जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखे Q क्या है, Q इक्वल टू 1 है, मतलब ये बात भी ठीक है, हमारा Q 0 के इक्वल नहीं है, वो तो इक्वल टू 1 है। इसका मतलब हमारी तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। और तीनों कंडीशन अगर पूरी होगी, तीनों शर्तें अगर संतुष्ट हो गई, पूरी हो गई, तो 3 हमारा एक क्या बन जाता है, एक हमारा प्रीमिय संख्या बन जाता है, एक रैशनल नंबर बन जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपको ये पता चल गया होगा कि कोई भी संख्या को हम प्रीमिय संख्या कैसे पता कर सकते हैं। इसी तरह एक यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है कि 0 एक प्रीमिय संख्या है, आपको ये बताना है सही या गलत। 0 इज अ रैशनल नंबर, राइट और रॉन्ग। भाई ये राइट, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, टाइपिंग एरर है यहाँ पे। इस राइट को हम ऐसे लिखेंगे, राइट और रॉन्ग। तो आपको ये बताना है कि 0 कोई रैशनल नंबर है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे भाई हमारी 3 शर्तें है ना, ये हो गया हमारी 0। अब इसको सबसे पहले P बाई Q की फॉर्म बनानी है, बन सकती है क्या? हाँ भाई, अगर नीचे 1 लगा देंगे, 0 के नीचे भी 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 पे। तो हम बोल देंगे कि भाई हाँ, ये भी एक P बाई Q की रूप बन गया, फॉर्म बन गई P बाई Q की। दूसरा है कि भाई ये P और Q पूर्णांक होने चाहिए। अब भाई मैंने तो बताया था कि पूर्णांक में हमारे 0 भी आते हैं, तो पहला तो ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर है, वो भी आएगा, मतलब ये इंटीजर्स भी है। तीसरी है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब Q देखिए नीचे वाला पार्ट है, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल 1 इक्वल टू 0 नहीं होता। Q तो इक्वल टू 1 है, इसका मतलब हमारे तीनों कंडीशन 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 0 एक प्रीमिय संख्या है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे यस, राइट। ठीक, ये था हमारा एक प्रीमिय संख्या का डिटेल कॉन्सेप्ट कि किसी भी संख्या को हम प्रीमिय संख्या कैसे बता सकते हैं। क्या इसका यही एक तरीका है किसी भी संख्या को प्रीमिय संख्या बताने के लिए? कोई और दूसरा तरीका नहीं है? जी बिल्कुल, दूसरा तरीका भी है, लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी हम चलते हैं अपने नंबर्स पर वापस। देखिए पहले एक ये चार्ट समझिए। सबसे पहले हमारे पास होती हैं रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा है, ये भी हम बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वास्तविक कितना होगा भाई? इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारे प्रीमिय संख्या और दूसरी होती है हमारी अपरिमेय संख्या। ये हमारे रैशनल और ये हमारे इरेशनल। ठीक है, ये जब हम इरेशनल की बात करते हैं तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बड़ा ही डिटेल से, और प्रीमिय संख्या को हम आज करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे काफी पार्ट्स होते हैं, अब चलिए उनको एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में भी है, ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। देखिए जो भी आपको नोट्स बनाने हैं ना, वो बड़े छोटे बनाने हैं, बिल्कुल ब्रीफ बनाने हैं। बस अभी जितना भी मैंने समझाया वहां पे आपको सिर्फ प्रीमिय संख्या की भी 3 शर्तें और आपको ये डायग्राम, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे ना, वो क्वेश्चन करने हैं आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने हैं, लेकिन जो नोट्स बनाने की फॉर्म होगी उसमें थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, ताकि आप रिवाइज करो तो आप कम से कम टाइम में रिवाइज कर पाओ। क्योंकि पेपर में हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। जब हमारे पेपर होते हैं तो हमें बहुत ऐसे नोट्स होने चाहिए जो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाए और हम सारा पढ़ भी पाए उस चक्कर में। ठीक है, तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, प्रीमिय संख्या की जो डेफिनेशन थी वो 3 शर्तें और ये डायग्राम। अभी तक देखिए, ये अभी मैंने बताया रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। भाई ये जो आपका फ्लो चार्ट नहीं बहुत काम का है, इससे आपके काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपकी समझ विकसित होगी। सबसे बड़ी बात तो ये इरेशनल नंबर, जिनको हम अप्रीमिय संख्याएं बोलना, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। और फिर मेन है आज का हमारा ये पोर्शन। यहाँ देखिए, हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, N3 नोट कर दे, होल नंबर पढ़ा, W से, इंटीजर पढ़ा Z से, और रैशनल नंबर पढ़ा Q से। अब यहाँ पे बात क्या है, ये देखिए, एक ही में सब कुछ समाया हुआ है।
यहाँ से ही हमें समझना। ये है हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का गोला छोटा सा है, उसके ऊपर बड़ा गोला है हमारा किसका, होल नंबर्स का, यानी पूर्ण संख्याओं का। अब इसका मतलब ये है कि होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, तभी तो देखो इसका गोला इतना है और फिर वो उसके अंदर ही बना हुआ है। मतलब यहाँ पे कुछ संख्याएं हैं जिसमें कुछ तो सारे नेचुरल नंबर हैं और कुछ और भी अलग रहेगी। वो अलग क्या रहेगी, जीरो अलग रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारा इंटीजर आता है। इंटीजर के अंदर दो सर्कल बने हुए हैं, नेचुरल नंबर का भी और होल नंबर का भी। मतलब इंटीजर्स के अंदर सभी तो नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, सभी होल नंबर्स भी आएंगे और कुछ अलग से भी पार्ट आएगा। अब वो अलग से पार्ट क्या होगा, वो होंगे हमारे नेगेटिव नंबर। नेचुरल नंबर में हमारे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो को हटा के। जीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे रैशनल नंबर आते हैं। अब रैशनल नंबर का गोला सबसे बड़ा है और इसके अंदर सभी तीनों आए हुए हैं। कौन कौन से, नेचुरल नंबर्स भी, होल नंबर्स भी, इंटीजर्स भी, प्राकृतिक संख्याएं भी, पूर्ण संख्याएं भी और हमारे पूर्णांक भी। और उसमें कुछ और संख्याएं भी हैं। और क्या बची थी, वो हमारे फ्रैक्शन बचे। क्या बचा था, हमारे फ्रैक्शन बचे, ठीक है। तो जब हम इंटीजर में फ्रैक्शन ऐड करते हैं तो हमारे रैशनल नंबर बनते हैं। समझ आया। अब आपसे क्वेश्चन कैसे आता है जो आप इस डायग्राम से सोल्व करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या आता है जो हम ये डायग्राम से सोल्व कर पाएंगे और ये डायग्राम क्यों हमें समझना जरूरी है। तो देखिए क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन आता है, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन द रीजन। हमें ये स्टेटमेंट पढ़नी है और देखना है ये गलत है या सही है और क्या रीजन इसके गलत होने का। इसमें सबसे पहले है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। ध्यान दीजिए इन वर्ड्स पर, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। कैसे पता लगेंगे ये स्टेटमेंट, ठीक है, अपने सर्कल पे जाइए। भाई ये हमारा नेचुरल नंबर का सर्कल था और ये हमारा होल नंबर का था। हमने देखा था कि होल नंबर के अंदर समाया हुआ है नेचुरल नंबर। मतलब होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं और कुछ अलग से भी आते हैं। और इन्होंने बोला कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। अब ये बताइए, ये पूर्ण संख्याओं का सर्कल तो बड़ा है, प्राकृतिक संख्याओं का सर्कल छोटा है, तो क्या बड़ा सर्कल छोटे में फिट हो जाएगा? नहीं होएगा। इसका मतलब ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? क्योंकि होल नंबर्स में हमारा जीरो आता है जबकि नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता। तो जीरो तो रह गया ना बाहर, जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। और ये बोल रहे कि प्रत्येक है, तो गलत हो गई स्टेटमेंट। कैसे लिखेंगे यह स्टेटमेंट, यह कथन असत्य है क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है जबकि वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसी तरह इंग्लिश में भी लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। क्लियर। दूसरी स्टेटमेंट चेक करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या है हमारी, प्रत्येक पूर्णांक यानी इंटीजर एक प्रीमिय संख्या है, रैशनल नंबर है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब की बार क्या बोल रहे हैं कि जो इंटीजर हैं, जितने भी इंटीजर हैं सभी रैशनल नंबर में भी आते हैं। अपने सर्कल को चेक करिए फिर से, ये नेचुरल नंबर का, फिर ये होल नंबर का, फिर ये हमारा इंटीजर का और फिर ये हमारा रैशनल नंबर। तो ये बोल रहे हैं सभी इंटीजर, मतलब ये वाला पार्ट। रैशनल नंबर भी है, मतलब ये भी है। तो देखिए ये सर्कल बड़ा है, ये सर्कल छोटा है और छोटा सर्कल बड़े में आ सकता है और हमें दिख भी रहा है कि भाई ये इसमें आसानी से फिट हो रहा है। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और हम बोल देंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यह कथन सत्य है। सभी पूर्णांक एक प्रीमिय संख्या होते हैं, क्योंकि जब हम पूर्णांकों में कुछ और जोड़ते हैं तो हमारे रैशनल नंबर बनते हैं। ये हमने पीछे देखा था ना। तो ये डायग्राम आपका इस तरह से हेल्प करेगा। और जब आप ये डायग्राम पूरा रट लो, मतलब ऐसे इसको छाप लो बिल्कुल अपने दिमाग में, इस तरह के क्वेश्चन एक भी आपसे गलत नहीं होगा। आप बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तीसरा देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। आप बताइए, अब ये अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रत्येक पूर्णांक एक प्रीमिय संख्या है, प्रत्येक प्रीमिय संख्या एक पूर्णांक है। अब ये स्टेटमेंट इसका सही उल्टा है। हम अपने डायग्राम से चेक भी कर सकते हैं गलत है या सही। इन्होंने बोला प्रत्येक प्रीमिय संख्या, मतलब ये बड़ा वाला पार्ट एक पूर्णांक भी है, मतलब इस छोटे में समा जाएगा। आप बताइए बड़ा सर्कल छोटे में आ सकता है? नहीं आ सकता। और भाई हमें तो दिख भी रहा है कि नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई, सॉरी फॉल्स हो गई। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि जो हमारी भिन्न संख्याएं हैं
वो प्रीमिय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज फ्रैक्शन नंबर्स आर रिलेटेड टू इंटीजर बट नॉट सॉरी दिस स्टेटमेंट ये गलत हो गया। हम बोलेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज फ्रैक्शन नंबर आर रिलेटेड टू रैशनल नंबर बट नॉट इंटीजर। ओके, समझ आया? कि जो भिन्न संख्याएं हैं वो हमारी रैशनल नंबर तो होती हैं लेकिन इंटीजर पूर्णांक नहीं होती। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ये जो अभी आपने फ्लो चार्ट पढ़ा, डायग्राम पढ़ा, इसके माध्यम से आप ये वाले क्वेश्चन बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में पढ़ाने का एक अच्छा प्रयास किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। हमारा चैप्टर का नाम संख्या प्रणाली, यही हम पढ़ रहे हैं। अब हम आते हैं एक अलग कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा हमारी नंबर लाइन, संख्या रेखा। देखिए हमारी नंबर लाइन अनंत तक जाती है, इसका कोई अंत नहीं होता। इसमें कहीं पे एक पॉइंट होता है 0, और जब हम 0 के राइट में जाते हैं तो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और जब हम 0 के लेफ्ट में जाते हैं तो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये है हमारा लेफ्ट मतलब बायां, और ये है हमारा राइट मतलब दायां। अब संख्या रेखा की एक अच्छा रूल या एक अच्छी बात क्या है कि जब भी हम किसी संख्या की बात करते हैं, जैसे मैं 1 की बात कर रही हूँ फिलहाल, अब अगर मुझे बताना हो कि कोई नंबर 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, तो वो डिपेंड करता है कि वो संख्या रेखा पर उसके किस साइड है, मतलब लेफ्ट साइड है या राइट साइड। जैसे अगर मैं 1 की बात कर रही हूँ यहाँ पे, और मैं पूछना चाह रही हूँ कि भाई ये बताओ 3 1 से छोटा है या 3 1 से बड़ा है, तो हम बोलेंगे 3 1 से बड़ा। 3 1 से बड़ा है, ये तो हम बचपन से सीखते आए हैं। क्यों बड़ा है वो हम आज सीखेंगे। देखिए संख्या रेखा पर किसी भी पर्टिकुलर संख्या से अगर कोई नंबर उसके राइट में बैठा हुआ है तो वो उससे बड़ा है, और अगर कोई नंबर उसके लेफ्ट में बैठा है तो वो उससे छोटा है। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 3 1 से कहाँ है, राइट में है, मतलब दाईं तरफ है, दाएं है। तो कोई भी नंबर एक से कोई भी नंबर अगर दाईं तरफ होगा संख्या रेखा पर तो वो उससे बड़ा होगा, और कोई भी नंबर अगर 1 से संख्या रेखा पर लेफ्ट की तरफ है, बाईं तरफ है, तो वो उससे हमेशा छोटा होगा, चाहे यहाँ पे -1000 ही क्यों ना हो। अगर वो इससे यहाँ पे लेफ्ट में है तो वो 1 से छोटा हो। समझ आई? जैसे यहाँ पे ये -3, इधर ये +3 था। अब +3 1 के दाएं में है तो 3 बड़ा हो जाएगा 1 से, लेकिन -3 कहाँ पे है, -3 है 1 के बाएं में, तो वो 1 से छोटा हो जाएगा। ये सिंपल समझ आया आपको? जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा है, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है। ठीक है, तो संख्या रेखा हमें बताती है कोई भी नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा है या छोटा है, तो वो डिपेंड करता है वो उस पर्टिकुलर नंबर के किस तरफ है, दाईं तरफ है या बाईं तरफ है। ये एक संख्या रेखा का एक छोटा सा रूल है। ठीक है, अब जब हमने भिन्न संख्याएं पढ़ी, जैसे 1/2 हमारा भिन्न है। अब एक चीज सुनिए, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर दूंगी तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल जी पड़ेगा, ये तो 2 बन गया, अब 4 बन गया, उससे पहले ये 1 2 था। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि भाई दिखने में तो फर्क पड़ रहा है लेकिन आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे जब मैं 1/2 को डिवाइड करूंगी तो मुझे आंसर मिलेगा 0.5, और जब मैं 2/4 को डिवाइड करूंगी तो भी मुझे आंसर 0.5 ही मिल रहा है। आप डिवाइड करके देख सकते हो। या फिर अगर मैं बोलूं कि 1/2 को भाई मैं 3 से मल्टीप्लाई और 3 से ही डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा मेरा? आएगा 3/6। तो क्या कोई फर्क पड़ा? हाँ भाई दिखने में तो पड़ रहा है, लेकिन जब हम आउटपुट निकालते हैं, आंसर निकालते हैं, तो फिर से 0.5 आ रहा है। ठीक है, देखिए तीनों ही केस में हमारा आंसर मतलब जो हमारा रिजल्ट है वो तो सेम आ रहा है, सिर्फ जो हमारी फेस वैल्यू है वो चेंज हो गई। मतलब 1 से 3 बन गया, 2 से 6 बन गया,
लेकिन रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 0.5 ही बना। तो इस तरह की जो भिन्न होते हैं उन्हें हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न कहते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि 1/2 इक्वल है किसके? 2/4 के, या इक्वल है किसके? 3/6 के। और इन्हीं संख्याओं को हम बोल देते हैं समतुल्य भिन्न। क्या बोलते हैं? समतुल्य भिन्न, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ काम आएगा? चलिए देखते हैं। हमारा एक बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट आता है जो है प्रीमेय और समतुल्य प्रीमेय। रैशनल नंबर एंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब ये क्या है? ये इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? भाई हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? कि आपको कोई भी दो संख्याएं दे दी गई, जैसे 2 और 3, और आपसे पूछ लिया गया कि भाई ये बताओ इनके बीच में कितनी प्रीमेय संख्याएं हैं। सबसे पहले तो ये बताओ 2 या 3 प्रीमेय संख्याएं हैं इनमें। कैसे चेक करोगे? अपनी 3 शर्तें हैं उनसे चेक करेंगे। तो ये है 2 भी प्रीमेय संख्याएं हैं और 3 भी है प्रीमेय संख्या। अब इन्होंने बोल दिया ये बताओ 2 और 3 के बीच कितनी प्रीमेय संख्याएं हैं। अब आप बोलोगे मैम इसके बीच में तो कोई संख्या नहीं है, 2 के बाद तो 3 ही आता। चलो, लेकिन मैं बोलूंगी कि नहीं भाई 2 और 3 के पास तो बहुत सारी प्रीमिय संख्या है इनके बीच में। तो कैसे? देखिए, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में बहुत सारी प्रीमिय संख्याएं होती हैं, या मैं कहूं अनगिनत प्रीमिय संख्याएं होती हैं। जब हम 2 और 3, तो कहीं पे 2.5 भी आता है ना, 2.7 भी आता है, 2.6 भी आता है। तो ये तो हो गई हमारी फ्रैक्शन, ये तो हो गई हमारी डेसिमल वाली बात। लेकिन जब हम फ्रैक्शन में बात करते हैं, मतलब प्रीमिय संख्या, मतलब जो हमारी p/q की फॉर्म होती है उसमें बात करेंगे, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि क्या आएगा? तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम बोलेंगे 2 + 3/2। क्या आ गया? 5/2। जब 5/2 को हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2.5। लेकिन हमें प्रीमिय संख्या बताना, हमें क्या बताना है? प्रीमिय संख्या, इसलिए उसका p/q की फॉर्म में होना जरूरी है। तो हम बोलेंगे कि 2 और 3 के बीच में एक संख्या तो होती है 5/2, जो कि एक प्रीमिय संख्या है। ठीक है, हम पॉइंट वालों को नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमें प्रीमिय संख्या बतानी, तो हम इनको नहीं। तो ये आएगी 5/2 और 3। अब ये तो एक ही निकली, हमें तो मान लो 4 निकालनी है, 5 निकालनी है, 10 निकालनी है। फिर कैसे निकालेंगे? फिर एक यही हमारा लॉजिक रहेगा। क्या? जैसे a + b/2, मतलब संख्या है a b और उसके अपॉन में हम 2 कर देंगे, तो हमें एक यूनिक संख्या मिलेगी जो इनके बीच में लाई करेगी। ठीक है, जो a और b के बीच में लाई करेगी, तो ये कर गई। इसी तरीके से हम जब 5/2 और 3 को प्लस करेंगे और इसको डिवाइड 2 से कर देंगे, तो हमें एक और संख्या मिलेगी जो हमारे 5/2 और 3 के बीच में होगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, 5/2 + 3/2। इसके नीचे 1 है, एल्शियम लेंगे 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा 5 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6, क्योंकि हमें यहाँ पे भी 2 लगाना है और यहाँ पे भी 2 लगाना है। ठीक है, तो ये हम और /2, तो ये हो जाएगा हमारा 11 और ये 2 का 2 नीचे चला जाएगा तो बन जाएगा 4। क्या बन गया? 4। 11/4। अब 11/4 आएगा यहाँ पे कहीं, तो अगर इन दोनों के बीच में है तो 2 और 3 के बीच में भी हुई ना। इसी तरह हम इधर का भी बीच का निकाल सकते हैं, 5/2 + 2/2 करके। ठीक है, निकाल सकते हैं। चलिए एक रफ शीट पे समझते हैं। चलिए समझते हैं क्या था। 2 + 5/2/2, वही सेम इसके नीचे भी ये एल्शियम 2 आ गया। अब एल्शियम को काउंटर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और /2, तो ये आ गया हमारा 9 और ये आ गया 4। ये पता है ना भाई 4 कैसे आ रहा है? इसके अपॉन में भी 1 है और ये ऐसे हो सकता है, ये डिवाइड में तो वो पलट जाएगा ऐसे, तो इनकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, तो वो तो सेम ही रहेगा 9/4। अब ये 9/4 आएगा 2, 9/4 किसके बीच में था? ये 5/2 के। यहाँ पे कितना आया था हमारा? आगे हमारा आया था 11/4
और फिर यहाँ पे था 3। तो 3 संख्याएं तो निकल गई। ऐसे ही हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 9/4 प्लस 11/4 अपॉन में 2, तो इनके बीच की संख्या आ जाएगी। समझ रहे हो? तो हम ऐसे ही अपनी संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर अगर कोई बोल देता है कि 10 संख्या निकालो, तो क्या हम ऐसे ही प्लस प्लस करते जाएंगे? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। तो जो आपको समतुल्य वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, वो क्यों समझाया था? आपकी प्रॉब्लम को इजी करने के लिए। कैसे? देखिए, 2 या 3 की बात हो रही थी ना। अब मैं बोलती हूँ इसको किसी, हम इसके समतुल्य फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। मैंने इसके अपॉन में 1 कर दिया, इसके अपॉन में भी 1 कर दिया। मैं बोलती हूँ मैं 2/1 को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 10। इसी तरह ये जो 3/1 है, इसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरा आ जाएगा 30/10। ये 20 आ गया, ये 30 आ गया, दोनों के नीचे सेम है, मतलब 10-10 है, बेस दोनों का सेम है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें कौन सी संख्याएं चाहिए होंगी? 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, और ऐसे ही हमारी 25/10, 26/10, 27/10, 28/10 और 29/10। अब ये देखिए 9 संख्या निकल गई। आपसे एग्जामिनर 5 या 6 पूछेगा, जो भी अच्छी लगे वो चुन लेना इनमें से। इजी था ना? एक बार और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, अच्छे से समझते हैं एक क्वेश्चन करके। जैसे देखिए, 1/2 के बीच की 5 फ्री में संख्या निकाली। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। कैसे करेंगे? देखो, आप a+b/2 वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, और अगर इजी फॉर्म मेथड अपनाना चाहते हो तो आप इससे कर सकते हो। मैंने 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये 10 बन गया। यहाँ पे भी 10 से ही कर दिया। भाई दोनों जगह मैं 10 से क्यों कर रही हूँ? इसका एक रीजन है कि मेरे को ये जो बेस है ना, ये बेस इक्वल करनी है। बेस हमारे इक्वल होने चाहिए। ऊपर वाले बेशक अलग अलग कितने ही अलग अलग हो, कितनी ही दूरी है उनके बीच में, लेकिन बेस हमारे सेम होने चाहिए। ये रूल आपका तभी अप्लाई होगा जब आपके बेस सेम होंगे। अब ये देखिए, 10 से 10 और 20 से 10 के बीच में क्या क्या आएगा? 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 और फिर आ जाएगा हमारा 20/10। तो यही सेम हमारी 9 संख्याएं आ गई। आपको सिर्फ 5 बतानी थी, कोई भी 5 लिख दीजिए। क्या सिर्फ हम 10 ये 9 भी निकाल सकते, और नहीं निकाल सकते, और भी निकाल सकते हैं भाई। कैसे? देखिए, मैं 99 भी निकाल सकती हूँ। कैसे? मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे भी 100, ये 200, ये 100। देखिए बेस अब भी इक्वल है 100-100। अब 101, 102, 102 और 199 तक जाएंगे हम। कितनी संख्याएं आ गई? 99 संख्याएं आ गई। उन्होंने तो 5 के लिए ही बोला था, तो हम कोई भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। क्या? मैं लिख दूंगी 21/100, मैं लिख दूंगी 51/100, मैं लिखूंगी 63/100, जो मेरी मर्जी वो लिखूंगी मैं, जो इनके बीच में आ रही है। ठीक है? तो आप कितनी ही अनगिनत संख्याएं इनके बीच में निकाल सकते हो। सिर्फ कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपका बेस सेम होना चाहिए। यानी अगर मैं बोलती हूँ कि भाई 2/7 और 5/8 के बीच में बताओ, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते 3/7, 4/7 या 3/8, 4/8। ना ना ना, फिर आपका हो जाएगा गलत। आपको ये बेस इक्वल करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमारा 7 है, ये हमारा 7 है और ये 8 है, तो ये बेस हमारे सेम होने चाहिए। ये बेस कैसे सेम होंगे? अब भाई देखो, 7 और 8 तो किसी की टेबल में किसी एक से तो कट नहीं रहे, तो हम इनको आपस में गुना कर देते। इसको मैं 8 से कर देती हूँ, तो भाई ऊपर से भी 8 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम नंबर में अकेले में नीचे नीचे चेंज नहीं कर सकते ना, ऊपर भी सेम होगा। और यहाँ पे भी हम 7/7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये तो हमारा बन जाएगा 16, 8 दूनी 16 और ये 7 8 56, 7 8 जा 56। ये तो बन गया हमारा 16/56। और इधर क्या बनेगा? इधर हमारा बनेगा 7 5 जा 35, 7 5 35 और 8 7 जा वही 56, 7 8 56। अब क्या बन गया? 16/56, 35/56। बेस क्या हो गई? सेम हो गए। अब इनके बीच आप निकालो संख्याएं, 17/56, 18/56,
19/56, 20/56, 21/56 और ऐसे ही हम 34/56 तक जाएंगे। हो जाएंगे ना बहुत सारी संख्याएं। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? एंजॉय किया आपने ये प्रोसेस को? तो यही था आज हमारी वीडियो का मोटिव कि आपको जो समझाया जाए वो अच्छे से समझ जाए। ये एक तरह से हमने अपनी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। आप उसके क्वेश्चंस निकाल के देखिएगा हमने क्या क्या समझा। मेन तो हमने संख्याओं के टाइप के बारे में जाना। पहली थी नेचुरल नंबर्स, फिर थे हमारे होल नंबर्स, और फिर थे हमारे इंटीजर्स, और फिर थे हमारे रैशनल नंबर। फिर हमने जाना कि कौन से नंबर रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर को कैसे चेक करेंगे। उनकी हमने 3 कंडीशन पढ़ी। P/Q की फॉर्म होनी चाहिए, P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो हमारी बन गई थी हमारी किसकी, रैशनल नंबर की कंडीशन। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा भाई कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या। ये हमने पढ़ा, दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याएं हमने पढ़ा। तो ये आज हमने अपनी वीडियो में कवर किया। इससे आपकी 1.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिएगा। अगर आपको नहीं समझ आता है कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और एक थम्स अप कर दीजिए। थैंक यू सो मच।